हेलो फ्रेंड्स, हेयर वी आर विद अनदर चैप्टर ऑफ साइंस। ठीक है, ये साइंस का सेकंड पार्ट है समरी का। ठीक है, तो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको चैनल पसंद आता है तो। ठीक है, पहला जो 3 चैप्टर आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट वर्ड आप देखो स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है 1 घंटे में आप जितनी भी डिस्टेंस कवर करते हो या जितनी भी दूरी आप चलते हो वो क्या कहलाती है? आपकी स्पीड कहलाती है। जैसे आप अपने घर से स्कूल तक गए और घर से स्कूल तक जाने में आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस चली। कितनी चली? 5 किलोमीटर डिस्टेंस चली, और ये आपने मान लो 5 घंटों में चली, यानी 5 आवर्स में चली है। ठीक है, तो आपने 1 घंटे में कितनी चली होगी? जब आपने 5 किलोमीटर 5 घंटे में चली है तो 1 किलोमीटर 1 घंटे में चली होगी, है ना। तो 1 घंटे में आपने कितनी चली है? 1 किलोमीटर। तो आपकी स्पीड क्या हो गई? 1 किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड क्या हो गई? 1 किलोमीटर पर आवर। तो यही क्या होता है? हमारी स्पीड होती है। जब भी आपको स्पीड निकालनी होगी तो आप हमेशा क्या करोगे? जब भी आपको स्पीड निकालनी होगी तो क्या करोगे? ऊपर तो आप दूरी या फिर टोटल डिस्टेंस को रखोगे, नीचे क्या रखोगे आप? टोटल टाइम, जितना भी आपको समय लगा होगा। ठीक है, तो उससे क्या मिल जाएगी? आपको स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है, एक होती है आपकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड से क्या मतलब है? एवरेज स्पीड का मतलब है अगर आप यहाँ से चलना शुरू करो, यहाँ पहुँचे, इधर गए ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे आपने किसी और उससे चली, यहाँ पे आपने किसी और स्पीड से चली, यहाँ पर आपने किसी और, मतलब यहाँ पर तो आप 1 घंटे में 2 किलोमीटर चले गए, यहाँ पर आप 3 किलोमीटर, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। इस तरीके से हर घंटे में आपने अपनी स्पीड बदलते रहे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अब आपको क्या निकालनी है? टोटल डिस्टेंस। आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे? इन सब डिस्टेंसेस को आप जोड़ दोगे, सारी डिस्टेंसेस आप जोड़ोगे, और फिर टोटल टाइम आपको कितना लगा? मान लो 1 2 3 4 5 6 घंटे आपको लगे, तो नीचे आप क्या रखोगे? टोटल टाइम रखोगे। टोटल डिस्टेंस को आप टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगी? एवरेज स्पीड मिलेगी। ठीक है, अब आपके पास आता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति। एक समान गति कब होती है? जब आप हर एक, मान लो आप 1 घंटे के लिए चल रहे हो, ठीक है, हर 1 घंटे में आप उतनी ही डिस्टेंस कवर करते हो। पहले 1 घंटे में भी 2 किलोमीटर गए, उससे नेक्स्ट 1 घंटे में भी 2 किलोमीटर गए, उससे नेक्स्ट 1 घंटे में भी 2 किलोमीटर गए, और इसी तरीके से आप जा रहे हो। तो वहाँ पर आपकी जो मोशन हो जाता है वो कैसा कहलाता है? आपका मोशन, वो आपका मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो? अपनी स्पीड को बार बार चेंज कर रहे हो। पहले 1 घंटे में आप 2 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में आप 3 किलोमीटर, उससे अगले 1 घंटे में आप 4 किलोमीटर जाते हो, तो वहाँ पर आपकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर असमान गति। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आपने घड़ी में देखा होगा, एक नीचे इस तरीके से होता है, वो इधर इधर हिलता रहता है, तो वो क्या होता है? आपका पेंडुलम होता है। या फिर आप इसे घर में भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आपने एक धागा लिया, धागे में नीचे एक पत्थर सा बांध दिया, ठीक है, तो वो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या बन जाता है? आपका पेंडुलम बन जाता है। बस ये हमारा पेंडुलम हो गया। हमने क्या किया? इसको यहाँ से ओ पोजीशन से ए पोजीशन तक ले गए, ए से बी तक लेके गए, बी से फिर वापस ओ तक लेके गए। तो ये कंप्लीट एक ऑसिलेशन, जहाँ से शुरू हुआ था ओ पॉइंट से वहीं पर वो पहुँच गया। तो ये आपका कंप्लीट एक ऑसिलेशन कहलाता है। ठीक है, क्या है? कंप्लीट ऑसिलेशन। और इस ऑसिलेशन को, मतलब इतनी दूरी चलने में या फिर एक कंप्लीट ऑसिलेशन में उसने जितना टाइम लिया होगा वो आपका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, और इस मोशन को हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो, आगे पीछे ऐसे ऐसे होता रहता है, इसे हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। ठीक है, तो यही सब इसमें है कि उसे आगे पीछे लेके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। यूनिट ऑफ टाइम एंड टाइम की यूनिट क्या होती है आपकी? सेकंड में भी होता है, आवर्स में भी होता है, मिनट में भी होता है। ये क्या होती हैं? आपकी टाइम की यूनिट्स होती हैं। स्पीड की यूनिट क्या होगी? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फॉर्मूले से ही हम यूनिट बना सकते हैं, मतलब मात्रक बना सकते हैं। तो डिस्टेंस के लिए मीटर और मिनट के लिए सेकंड, तो मीटर पर सेकंड भी बन सकता है, मीटर पर मिनट भी बन सकता है, और किलोमीटर पर आर भी बन सकता है। किलोमीटर ऊपर जो डिस्टेंस है, आर जो टाइम है वो नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है इसकी यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। अभी आप देख सकते हो 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 दिन में 24 घंटे, 1 वीक में 7 दिन, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा, जब भी आप ऐसे लिखोगे ना कि आप 50 किलोमीटर चले, तो आप 50 km लिखोगे, KMS नहीं लिखोगे, किलोमीटर्स नहीं करना है, सिर्फ क्या लिखोगे? 50 किलोमीटर। अगर आपने 8 मीटर कपड़ा ख़रीदा है तो आप 8 मीटर लिखोगे, 8 मीटर्स MS नहीं लिखोगे, उसको कभी भी वो गलत होता है। 8 सेंटीमीटर लिखना है तो ऐसे लिखोगे, CMS नहीं लिखोगे। ठीक है,
एक होता है आपके पास स्पीडोमीटर, एक होता है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर से क्या करते हो, किसी भी गाड़ी की या व्हीकल की स्पीड नापी जाती है। स्पीडोमीटर से स्पीड, और ओडोमीटर से क्या नापी जाती है, ओडोमीटर से आप डिस्टेंस जितनी भी कवर की जाती है उस व्हीकल के द्वारा, इस ओडोमीटर से वो नापी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान ज़रूर रख लेना। नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब दूरी समय ग्राफ। इसका क्या मतलब है, व्हेन डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ, द ग्राफ इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो होता है जब एक एक्स, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, अगर थोड़ा सा भी मैथ्स में पता हो, ठीक है। इस एक आपकी लाइन ऐसे होती है, एक आपकी लाइन ऐसी होती है, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम मान लिया और वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस लिए जो हमारी किलोमीटर में है, ठीक है। तो पहली 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर गया, वो इस पॉइंट से हमको पता चल गया। फिर अगले 2 मिनट में 2 किलोमीटर गया, इस पॉइंट से हमें पता चल गया। इन दोनों पॉइंट को जैसे हमने मिलाया तो ये ओरिजिन यानी जीरो वाले पॉइंट से होकर जाती है और बिल्कुल ऐसे सीधी चली जाती है। तो जब भी ये कैसा है, ये जो ग्राफ बना है देखो, इसमें 1 मिनट में 1 किलोमीटर, अगली 1 में फिर 1 किलोमीटर, है ना, यानी 2 मिनट में 2 किलोमीटर। तो इसमें क्या है, आपकी स्पीड जो है कांस्टेंट है। हमें कैसे पता चला स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब है स्पीड आपकी नियत है। अगर पहले भी आप 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा रहे थे तो अब भी आप 1 किलोमीटर 1 घंटे में ही जा रहे हो। कैसे, यहाँ इस पॉइंट से पता चला। अब 2 मिनट और 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर अपॉन 2 मिनट, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 किलोमीटर अपॉन मिनट, है ना। तो यानी 1 किलोमीटर पर मिनट ही इसकी क्या थी, स्पीड थी। तो स्पीड क्या है, इसकी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए जब भी आप किसी भी गाड़ी का या व्हीकल का ग्राफ बनाओगे डिस्टेंस टाइम का, तो वो हमेशा इस तरीके का होता है। ये है आपकी एक सीधी लाइन और स्लैंटिंग है। स्लैंटिंग मतलब ये झुकी हुई है, एंगल बना रही है यहाँ पर, ठीक है, कोण बना रही है। तो ये क्या है, स्लैंटिंग मतलब झुकी हुई है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मोशन का मतलब क्या है, जैसे कहीं कोई खंबा आपके पास है, आप कहीं खड़े हो, वहाँ पर खंबा है और आप चल रहे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में आप चल रहे हो, है ना। तो आप में क्या है, मोशन है, गति है, ठीक है। स्लो और फास्ट मोशन का मतलब क्या है, स्लो मोशन का आपकी स्पीड कम होगी चलने की, फास्ट मोशन का मतलब क्या है, आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे उतने ही टाइम में, और स्लो मोशन का मतलब क्या है, कम टाइम, उतने ही टाइम में आप कम डिस्टेंस कवर कर पाओगे। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है आप सीधी रेखा में चलते जा रहे हो, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो। कर्विलिनियर मोशन का मतलब है किसी भी कर्व के अलोंग आप चल रहे हो, ठीक है। सर्कुलर मोशन का मतलब है आप एक सर्कल में चल रहे हो, जहाँ से शुरू है वहीं पर आप वापस पहुँच गए। स्पीड आपको बता दिया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड, जब आप हर यूनिट में, टाइम की हर यूनिट में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो तो यूनिफॉर्म है। अगर आप अलग अलग डिस्टेंस कवर करने लग जाते हो सेम टाइम में, तो क्या हो जाती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब है आप घर से स्कूल तक गए, कभी आप रुके होंगे उसमें, कभी आप चले होंगे, थक गए होंगे, है ना। तो क्या होगा, जितनी भी डिस्टेंस आपने कवर की है वो सारी ऐड करनी है, और जितना भी टाइम आपने लिया है वो सारा ऐड करके टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से भाग दे देना है या डिवाइड करना है, वो आपकी एवरेज स्पीड होती है। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलरी मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट करती है अपना मोशन, मतलब ये था, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया, अब फिर से दोबारा क्या होगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, बार बार इसी तरीके से चलता रहता है। जब कोई चीज़ बार बार चलती रहती है ना, उसी डिस्टेंस को कवर करती रहती है, उसी रास्ते में चलती रहती है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, किसी भी फिक्स्ड इंटरवल टाइम में, मतलब 1 मिनट में इधर से इधर आ जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है, फिर अगली 1 मिनट में यहाँ पहुँच जाता है, तो ये क्या हो जाता है, उसका पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटिंग मोशन कहलाता है। ऑसिलेशन, ये जो प्रक्रिया होती है, पॉइंट से शुरू हुआ, इधर गया, वापस यहाँ गया, ये आपका क्या कहलाता है, कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाता है। टाइम पीरियड, एक कंप्लीट ऑसिलेशन चलने में जितना भी पेंडुलम को टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। यूनिट ऑफ टाइम आपकी सेकंड है, यूनिट ऑफ स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड है, स्पीडोमीटर आपकी स्पीड बताता है, ओडोमीटर आपकी डिस्टेंस बताता है। डिस्टेंस टाइम ऑफ ग्राफ मूविंग व्हीकल विद कांस्टेंट स्पीड, स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन होता है। अभी बताया कि डिस्टेंस टाइम के बीच में ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, अगर वो कांस्टेंट स्पीड है मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है कि सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द सेम व्हीकल विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस। अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ निकालो, ये तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, अगर आप स्पीड टाइम का ग्राफ निकालते हो, मतलब इधर तो आपने टाइम लिया, इधर आपने स्पीड ली, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन, तो इसमें जो मतलब इधर तो आपने यहाँ पे क्या था 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे क्या था 2 मिनट, ठीक है, और यहाँ पर आप पहले भी उसकी स्पीड 5 ही थी, 2 मिनट पे भी उसकी स्पीड 5 ही थी, 3 मिनट पे भी उसकी स्पीड 5 ही थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाता है,
ये 3 पॉइंट्स हमें मिले, इन तीनों को हमने मिलाया तो ये लाइन ऐसे जा रही है, मतलब हमारा ग्राफ ऐसे था, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये एक्स एक्सिस थी, एक्स एक्सिस के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। मैथ्स में मैंने बताया पैरेलल क्या होता है, ये दोनों लाइन आगे बढ़ती जाएंगी, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो पहले पॉइंट यानी 1 मिनट पे भी उसकी स्पीड 5 थी, दूसरे यूनिट पे भी उसकी स्पीड 5 थी, तीसरे उसकी स्पीड 5 थी, तो उसकी स्पीड सेम थी। तो जब भी स्पीड टाइम ग्राफ अगर आपके लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए पूछा जाए तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा तो वो ऐसे जाता है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। लेकिन अगर आप स्पीड, यहाँ पर स्पीड हो यहाँ पर टाइम हो, इसमें यहाँ पर स्पीड हो यहाँ पर डिस्टेंस है, अगर आपसे स्पीड टाइम ग्राफ पूछा जाता है तो पैरेलल हो जाती है, क्योंकि टाइम आपके यहाँ है, पहला टाइम, दूसरा टाइम, तीसरी मिनट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 5 ही थी, वो स्पीड तो सेम ही रहेगी ना, तो वो क्या आ जाती है, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो सीधा चला जाता है, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं लाइट। लाइट क्या होती है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी आर एबल टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट जो होती है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ऊर्जा का एक रूप होता है, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। अगर रोशनी ही नहीं होगी, लाइट ही नहीं होगी, तो हम दुनिया को देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अंधेरे में हमें कोई चीज़ नहीं दिखती। प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट कैसे चलती है, लाइट हमेशा कैसे चलती है, कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये हमेशा याद रखना, सीधी रेखा में चलती है। इसका जैसे आप समझ सकते हो कि जैसे कोई कमरा है, बंद कमरा है, उसमें कहीं छेद हो रहा है, तो वहाँ से अगर रोशनी आ रही है सूरज की तो क्या होगा, वो बिल्कुल सीधी आती हुई दिखाई देगी, बिल्कुल सीधी, ऐसा तो नहीं टेढ़ी मेढ़ी आती दिखाई देगी, बिल्कुल सीधी आती दिखाई देगी ना लाइंस, उसकी किरणें। तो वो इसका मतलब है लाइन क्या आपकी, लाइट क्या आपकी स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है जब भी किसी शाइनी सरफेस पर, मतलब जैसे आपने बचपन में वो किया होगा, क्या कहते हैं, सूरज की रोशनी आ रही है, उसके सामने आपने शीशा रख दिया और शीशे से दूसरे की फेस पे आप चमक मारते थे, तो वो क्या होता था, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। कैसे, सूरज की रोशनी जैसे ही आपके शीशे पे पड़ती है, शीशा क्या कर देता था, सूरज की रोशनी की डायरेक्शन को, दिशा को बदल देता था और फिर वो जाके दूसरे के चेहरे पर लगती थी। दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी परावर्तन, ठीक है। तो वही हमारा रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। हम इसे पानी और मिरर में भी देख सकते हैं। इधर से जहाँ से लाइट आई, ये हमारी लाइट आई, तो इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, यहाँ पर टकराई, ठीक है, और फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ये तीर ऐसे बनेगा, ठीक है, ये इसमें गलत बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब जो ये प्लेन है, ये जो मिरर, ये मिरर दिखा रहा है कि यहाँ पर हमने पॉलिश की हुई है, ठीक है। इस पर बिल्कुल सीधी अगर लाइन खींची जाए तो वो क्या होता है आपका नॉर्मल। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल होता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो बना है इसे हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के दो नियम होते हैं, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। ये देखो एक ही प्लेन में है, ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड तीनों एक ही पॉइंट पर, एक ही प्लेन में है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहा इसने, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है हमेशा बराबर होता है। जिस एंगल से रे आती है उसी एंगल से रे चली जाती है, ठीक है। Whenever an image is formed by the mirror or any reflecting surface, the law, जब भी कोई इमेज बनेगी, किसी भी मिरर से जब भी कोई इमेज बनेगी या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बनेगी, जैसे वाटर से हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा रिफ्लेक्शन के लॉ जो होंगे, नियम जो होंगे, उनका पालन होगा। अब आपके पास आती है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती हैं जो आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है, और वर्चुअल वो होती है जो आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, जो आप स्क्रीन पर नहीं ला सकते हो। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो वो क्या है, आपकी रियल इमेज नहीं होती, वो आपकी वर्चुअल, जब तक आप उसके सामने खड़े हो। जो भी आपके जैसे शीशा है, शीशे के पीछे बन रही है ना, शीशे के सामने तो आप खड़े हो, शीशे के पीछे जो भी शीशे या दर्पण वगैरह के पीछे बनती है, मिरर के पीछे बनती है, वो सारी वर्चुअल इमेजेस होती हैं, ठीक है। जो रियल इमेजेस होती है वो सामने बनती है। अभी बताऊँगी रियल इमेजेस का एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे इमेज फॉर्म बाय द फिल्म ऑफ कैमरा, फिल्म ऑफ कैमरा में सारी रियल इमेजेस होती हैं, ठीक है। हमारी आँखों पर जो आँख में जो रेटिना होता है उस पर जो इमेजेस बनती है वो रियल इमेज होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द सन, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आपको छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसने क्या कर रखा है, ये सूरज से कॉनकेव मिरर लगाया, कॉनकेव मिरर लगाया और सूरज की रोशनी आई, सूरज की रोशनी आने पर वो क्या हुआ, यहाँ पर टकरा रही है, ठीक है। तो ये छोटा सा आपको सूरज एक कागज़ के ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, आपको रियल इमेज उसकी मिल रही है। सूरज से उधर है, मिरर इधर है और ये आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी
रियल इमेज है। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कैसा होता है? प्लेन मिरर जो शीशा आप लोग जिसमें आप चेहरा देखते हैं वो आपका प्लेन मिरर होता है। उसमें क्या होता है, एक साइड तो आपकी पॉलिश की हुई होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जितनी डिस्टेंस आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में है उतनी ही डिस्टेंस शीशे और इमेज के बीच में होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी इमेज बनती है, वर्चुअल मतलब रियल नहीं होती है, ठीक है। रियल वो होती है जो स्क्रीन पर मिलती है, आपकी किसी स्क्रीन पर इमेज थोड़ा ही ना, आप तो जब तक उसके सामने खड़े हो जब तक दिख रहे हो उसके अंदर, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर मेक्स लेटरली इन्वर्टेड इमेज। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपका राइट हैंड उसमें लेफ्ट साइड में दिखाई देता है, तो वो क्या है, आपका लेटरल इन्वर्जन है। देखो इसमें आपको स्पून यानी चम्मच का एक एग्जांपल दे रखा है। चम्मच की दो सरफेस होती है, आप नई नई चम्मच लो, एक उसका उभरा हुआ पार्ट होता है और एक उसका गड्ढे वाला पार्ट होता है ना, तो दोनों को देखना है हमें, ठीक है। तो वही हम इसमें देखते हैं। पहले आप जान लो कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनती है। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी, एनलार्ज मतलब बड़ी। और जो कॉन्केव मिरर होता है उससे इन्वर्ट मतलब उल्टी और छोटी इमेज बनती है। कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर आगे बताऊंगी अभी, ठीक है। इनर सरफेस होती है, मतलब जो गड्ढे वाली सरफेस होती है वो आपकी कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करती है। जो गड्ढे वाली सरफेस होती है, अगर आप नई चम्मच से गड्ढे वाली साइड से अगर आप देखते हो तो वहाँ से आपको क्या दिखाई देगा, क्योंकि वो एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव कर रही है तो वहाँ से आपको छोटी और उल्टी इमेज दिखाई देगी, जबकि उसकी दूसरी साइड से अगर आप देखोगे तो आपको बड़ी और बिल्कुल सीधी इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो यही था। तो कॉन्केव मिरर लेकिन क्या होता है, अगर आप कॉन्केव मिरर यानी जो इनर सरफेस था, जो गड्ढे वाला सरफेस था चम्मच का, उसकी साइड से आप उसको फेस के बहुत ज़्यादा क्लोज लेके जाओगे तो आपको क्या होगा, जो उसमें आपकी इमेज दिखाई देगी वो सीधी और बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये आपका स्पून का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब देखते हैं हम कॉन्केव और मिरर क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब कोई गोला था, ये कांच जैसे बॉल होती है, ठीक है। बॉल को अगर आप काट दो तो उससे क्या होगा, दो पीस बन जाएंगे उसके। तो अगर आप उसमें एक साइड पेंट कर दो, दो पीस आपके पास बनेंगे ना, तो दोनों में से एक साइड में बाहर पेंट कर दो, एक साइड में अंदर की साइड पेंट कर दो, तो उससे आपके दो स्फेरिकल मिरर बन जाएंगे, अगर वो कांच की होगी, ग्लास की होगी तो, ठीक है। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉन्केव इट इज़ कॉल्ड कॉन्केव मिरर। मतलब देखो क्या होता है कि आपने कोई कांच का ग्लास काटा है ऐसा, अगर आपने इसके बाहरी साइड पे पेंट कर दिया तो ये आपका बन जाएगा कॉन्केव मिरर, ठीक है। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी वो ये होगी, इस पर रोशनी जितनी भी पड़ेगी, लाइट जितनी पड़ेगी इधर से पड़ेगी, तो ये आपका कॉन्केव मिरर है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, हम इधर साइड पेंट, जो गड्ढे वाला पार्ट होता है उस पर पेंट कर देते हैं कॉन्वेक्स में, और ये जो है इधर, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, लाइट इधर से ही पड़ेगी। बट इस पे देखो आप बाहर वाले पोर्शन पे पड़ रही है, और जब मैंने कॉन्केव मिरर बनाया था तो इस पे अंदर वाले पोर्शन पे लाइट पड़ती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, आपका मिरर का पार्ट होता है, व्हेन द मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेयर इट इज़ कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। वही कि स्फेरिकल कोई भी शेप है, मतलब जैसी बॉल होती है, खोखली बॉल, उस टाइप, उससे हम काट के स्फेरिकल मिरर बना सकते हैं। दो टाइप के होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्केव में क्या होता है आपका, ध्यान रखने के लिए बता देती हूँ, कॉन्केव जो होता है अवतल दर्पण होता है हिंदी में। केव मतलब क्या होता है, गुफा। तो जिसमें गुफा होगी मतलब जिसमें गड्ढा होगा, गड्ढे वाला जो होगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, वो आपका कॉन्केव मिरर होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या होगा, आपका गड्ढे वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग नहीं होगा, मतलब इस पर पेंट किया होगा, ठीक है, इस पर पेंट किया होगा, तो उभरा हुआ पार्ट आपका रिफ्लेक्टिंग हो गया ना इसमें। अब चाहे इसे आप ऐसे बना के उभरा हुआ पार्ट रिफ्लेक्टिंग दिखाओ, चाहे आप इसे ऐसे बना के उभरा हुआ पार्ट ये हो गया, ये वाला रिफ्लेक्टिंग दिखाओ, ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण हो जाता है। अब इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर कैसे होता है, कॉन्केव मिरर में हमेशा जो इमेजेस बनती हैं वो उल्टी बनती हैं, रियल बनती हैं और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनती है, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्केव मिरर को अगर आप बहुत ज़्यादा अपने क्लोज लेके आ जाते हो तो इमेज जो होगी वो सीधी वर्चुअल और ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बन जाती है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इमेज आपकी सीधी वर्चुअल और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनती है, ठीक है। जैसे स्पून का एग्जांपल हमने अभी देखा, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही एग्जाम में पूछी जाती है। अब एप्लीकेशंस क्या हैं, कॉन्केव मिरर की
प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसे बहुत ज़्यादा पास लेके आएंगे अपने चेहरे के तो हमारा चेहरा उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो उसका यूज़ कैसे करते हैं हम, देखो डॉक्टर के पास, डॉक्टर्स ईयर के, नोज़ के, थ्रोट और आइज़ के क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब वो कॉनकेव मिरर को जैसे दांत निकालना है तो दांत के पास लेके जाएंगे, जिससे उन्हें दांत जो दिखाई देगा बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि हमें जो चीज़ कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जब किसी चीज़ के पास लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है, तो इसलिए डॉक्टर उसको यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट उसको यूज़ करते हैं टीथ एंड गम्स में, ठीक है। ऑल्सो कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है लाइट, कॉन्सेंट्रेट्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट इनटू नैरो बीम। क्या करता है, लाइट को एक पतले उसमें निकाल देता है, जैसे टॉर्च हो गया, हेडलाइट्स हो गया, इसमें भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर कॉन्सेंट्रेट्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट इनटू अ नैरो बीम। एक नैरो बीम की तरह जो टॉर्च होती है उससे भी क्या होती है, लाइट दिखाई देती है, तो टॉर्च और कार की हेडलाइट्स में भी हम इसी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है, देखो कॉन्वेक्स मिरर से हमें क्या दिखाई देती है, चीज़ें छोटी सीधी दिखाई देती हैं। ध्यान कैसे रखोगे, जो गाड़ी व्हीकल्स जो होते हैं उसमें आगे जो लगा हुआ, व्हीकल्स में जो आगे शीशा लगा हुआ होता है वो क्यों लगा हुआ होता है, जिससे हमें जो पीछे का पार्ट है वो पूरा का पूरा दिखाई दे। उसमें हमें पूरा का पूरा पीछे का पूरा बड़ा पार्ट एक छोटे से शीशे में दिखाई दे जाता है ना। और क्यों दिखाई, वहाँ पर दिखाई तो दे जाता है, और वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हम बहुत बड़े एरिया को बहुत छोटे से शीशे में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी उसमें हमें छोटी छोटी करके जितना भी पीछे व्हीकल्स आ रहा होगा वो हमें सब कुछ दिखाई दे जाता है। तो इसलिए हम गाड़ी के जो आगे होते हैं उसमें, गाड़ी के जो आगे शीशा होता है जिससे हम पीछे का सारा बैकग्राउंड देख पाते हैं, उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प टू डाइवर्ज द लाइट ओवर एन लार्जर एरिया। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम रिफ्लेक्टर की तरह भी करते हैं स्ट्रीट लैम्प्स में, जो सड़कों पे लगे हुए होते हैं ना ऊपर लैम्प, तो इसमें भी हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो जाती है, बड़े बड़े एरिया पे पूरी की पूरी लाइट फैल जाती है, ठीक है। यूज्ड फॉर मेकिंग सन ग्लासेज एंड टेलीस्कोप। सन ग्लासेज और टेलीस्कोप में भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है लेंस। लेंस जो होता है 2 ट्रांसपेरेंट सरफेसेस से बना हुआ होता है, जिसमें एक सरफेस आपकी कर्व होती है, ठीक है। एटलीस्ट 1 सरफेस तो आपकी कर्व ही होती है, लेकिन हम यहाँ पर वो पढ़ेंगे जिसमें दोनों सरफेसेस ही हमारी कर्व हैं। एक लेंस आपका इस तरीके का होता है जिसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, लाइट इधर से आती है इधर से निकल जाती है, ठीक है। एक आपका इस तरीके का होता है जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। 2 टाइप के आपके लेंस हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, जितनी भी लाइट इस पर आई, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इस लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। आपने बचपन में किया होगा, सूरज की रोशनी आ रही है, आपने एक लेंस रखा, लेंस रखने से अगर आपने आगे कागज़ रख रखा है तो छोटा सा उस पर पूरी की पूरी लाइट छोटी सी एक समय से दिखाई देने लग जाती थी और धीरे धीरे वो कागज़ जलने लग जाता था, है ना। तो वहाँ पर क्या होती थी, सूरज से आने वाली लाइट उस पर कन्वर्ज हो जाती थी, ठीक है। तो वो क्या होता था, कॉन्वेक्स लेंस होता था। कॉनकेव लेंस क्या कर देता है, लाइट को फैला देता है। ये आपने कॉनकेव लेंस लगा रखा है, इसमें लाइट इधर से आई और इधर से पूरी फैल गई, तो इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। ये देखो, ये हमने रियल इमेज सन की कॉन्वेक्स लेंस से बना रखी है और फिर ये यहाँ पे बन रही है और फिर ये क्या हो जाएगा, बाद में कागज़ जल जाता है, ठीक है। अब ये देखो, इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम इट, ठीक है। इसमें क्या है, देखो कॉन्वेक्स लेंस ये यहाँ पर रख रखा है और इमेज हमें यहाँ मिल रही है, ठीक है। क्या है इसमें, कॉन्वेक्स लेंस बीच में रखा है, इधर मोमबत्ती रखी है और इधर क्या है, इमेज उधर मिल रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कॉन्वेक्स लेंस को थोड़ा सा पास लेके आ गई तो इमेज थोड़ी और बड़ी बन गई। अब नेक्स्ट उसमें क्या किया हमने, कॉन्वेक्स लेंस और मोमबत्ती को बिल्कुल पास रख दिया, तो इमेज कहाँ है, दिख ही नहीं रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बन रही है, दिख तो रही है मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, इसमें हमने क्या किया, कॉनकेव लेंस से इमेज बनाई, इसमें तो इमेज कॉनकेव लेंस से बनाई है, ये तो हमें दिख ही नहीं रही है, ये कैसे होगी, ये बहुत ही ये वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, अब आपने ऊपर देख ही लिया कॉन्वेक्स लेंस से किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन बनी है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इमेज जो होती है आपकी इन्वर्टेड होती है, रियल होती है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होती है, जैसा कि हमने फर्स्ट उसमें देखा है।
यहाँ पे है देखो, ये जो इमेज बन रही है ये यहाँ पर, ये जो इमेज बन रही है यहाँ पर उल्टी इमेज बन रही है मोमबत्ती की, ठीक है, और बहुत छोटी बन रही है ना, तो वही यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस में हम बहुत ज़्यादा पास लेके चले जाएंगे तो इमेज क्या हो जाती है, सीधी। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस के बहुत पास लेके गए तो इमेज बहुत बिल्कुल सीधी बन जाती है और उल्टी सीधी बन जाती है और बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है, ठीक है, और वर्चुअल हो जाती है। पहले रियल बन रही थी क्योंकि वो हमें सामने दिखाई दे रही थी, अब क्या वो रियल नहीं बन रही है। कॉनकेव लेंस से क्या होता है, कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होती है। इसमें क्या हुआ, बिल्कुल सीधी बन रही है, इरेक्ट है, ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधी बन रही है, और वर्चुअल है और क्या है, ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा छोटी बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ आप माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा में करते हो, एंड कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ आप रीडिंग ग्लासेस में करते हो, और कॉन्वेक्स लेंस जो है आपका स्पेक्टिकल्स में भी, कॉनकेव लेंस आपका स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट में क्या क्या होता है, वाइट लाइट में आपके सारे के सारे कलर होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, जितने भी आपके 7 कलर्स हैं वो सारे क्या होते हैं आपके वाइट लाइट में होते हैं। विबग्योर से याद रखना, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर का मतलब है जो आपने वो देखा होगा ना, रेनबो, ठीक है, रेनबो जब बारिश और धूप से निकली हुई होती है तब होता है रेनबो, उसमें आपके क्या दिखाई देते हैं, सारे के सारे 7 कलर्स दिखाई देते हैं। तो विबग्योर में वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, ये सारे आपके विबग्योर के कलर्स हैं। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। वैन वाइट लाइट, एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म इस तरीके का होता है, ठीक है, मतलब आगे से भी ट्रायंगल होगा, पीछे से भी ट्रायंगल, और इसकी साइड से जुड़े हुई होती हैं, तो प्रिज्म होता है, ठीक है। जब वाइट लाइट इसमें से गुजरती है तो उसमें से क्या, जब उसमें से गुजरती है, ये आपका प्रिज्म हो गया, इधर से लाइट आई तो ये क्या हो जाती है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे सीडी नहीं होती थी, वो सीडी वगैरह जो हमारे पास होती थी, सीडी होती थी, सीडी डिस्क, उसमें भी क्या आपको बहुत सारे, अगर उस पर लाइट पड़ती थी बहुत सारे कलर्स उसमें दिखाई देते थे, है ना, तो वही है। तो सबसे पहले Newton was the first to make this. It is called Newton disc. It is a circular disc on which 7 colors of rainbow are painted on 7 different sectors. अब न्यूटन डिस्क कौन सी थी, न्यूटन ने क्या किया, एक डिस्क ली, ठीक है, उस पर क्या किया, इस तरीके से पार्ट्स डिवाइड किया और इस पर अलग अलग 7 कलर्स कर दिए। 7 कलर्स करने के बाद इसे बहुत तेज़ी से उसने रोटेट कर दिया, घूमते घूमते वो इस तरीके से दिखने लग जाती है कि जैसे ये वाइट कलर की है, ठीक है, मतलब सारे कलर्स उसके मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए इसे न्यूटन डिस्क कहा जाता है। तो आपके पास आता है इलेक्ट्रिसिटी वाला। देखो, अब आपको पता है सर्किट आपने पढ़ ही लिया है लास्ट क्लास में, सर्किट में क्या होता था, अब घर में आपको पता है सर्किट होता है, तार, स्विच, और जहाँ से मेन स्विच से लाइट आ रही होती है वो सब क्या है, सर्किट बना हुआ है। अब आपको अगर ये सर्किट कॉपी पेन से किसी कॉपी पे बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है, तो वही है कि हम किस तरीके से उसको छोटा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सेल, जो हमारा सेल होता है जो आप बैटरी वगैरह में डालते हो, उसको इस तरीके से बनाया जाता है। एक डंडा बड़ा होगा, एक डंडा छोटा होगा, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल कहता है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल कहता है, छोटे वाला। जब आप बहुत सारे सेल्स को, ठीक है, जब आप बहुत सारे सेल्स को इस तरीके से ऐड कर देते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर एक बैटरी एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जब आप ऐड करते हो तो इस तरीके से ये क्या बन जाता है, आपका बैटरी बन जाती है। सिंगल सेल तो आपका सेल कहलाता है, लेकिन जब आप बहुत सारे सेल्स को ऐड कर देते हो तो आपका क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। अब बल्ब को आप इस तरीके से दिखा सकते हो, क्या करो, कॉपी में ऐसे बना दो और इसे गोले में कर दो, ये आपका बैटरी बल्ब बन जाता है, ठीक है। स्विच इन ऑन पोजीशन, अगर स्विच आपका ऑन है तो उसे आप कैसे दिखाते हो, ये बना रखा है, अगर ये दोनों टच हो रखे हैं, मतलब ये तार टच हो रखा है तो करंट फ्लो होगा, तो इसका मतलब ऑन पोजीशन में। लेकिन अगर आपको ऑफ पोजीशन में दिखाना है तो इसे खुला दिखाओ, ये दोनों टच नहीं है तो करंट लगेगा ही, चलेगा ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब ये ऑफ पोजीशन में है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है बैटरी, मैंने आपको बता दिया है। वायर को हम सिंपल एक लाइन से दिखाते हैं, तो अब आपको सर्किट बनाना आसान हो जाता है। बैटरी मैंने आपको बता दिया, बैटरी किस तरीके से बनाई जाती है, देखो बहुत सारे सेल्स हैं, ये पॉजिटिव है, ये इधर नेगेटिव है, नेगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से ऐड कर दो, इस तरीके से ऐड करते चले जाओ, इस तरीके से भी आप तार से भी इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। ये इधर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को हमने नेगेटिव से जोड़ दिया, फिर पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया, फिर पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया। तो इस तरीके से जब आप बहुत सारे सेल्स जोड़ देते हो तो वहाँ पर क्या बन जाती है, वो आपकी बैटरी
कहलाती है। ठीक है, सिंगल सेल होता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बना रखा है, कैसा होता है देखो इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बैटरी है, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है। ये आपकी बैटरी है, बैटरी को इधर बल्ब से ऐड कर दिया, बल्ब को यहाँ स्विच से जोड़ दिया और इधर फिर वापस बैटरी से जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाती है आपकी, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। अगर आपको इस सर्किट को कॉपी पेन में बनाना पड़े तो आपको मुश्किल होगी। इस मुश्किल को हटाने के लिए ही क्या सिंबल्स बनाए गए हैं। देखो आपको पता है यहाँ पर क्या है, इसमें बल्ब है, तो बल्ब की जगह हमने ये बना दिया। ठीक है, और ये बैटरी, बैटरी की जगह पे हमने ये बना दिया। ठीक है, ये स्विच है, स्विच की जगह पे हमने ये बना दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सर्किट डायग्राम। ये तो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट था, ये हमने सर्किट डायग्राम बना दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। जब ये जुड़ा हुआ होता है तो इसका मतलब ये ऑन है, इसमें सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा चल रही है जिसकी वजह से बल्ब जल रहा है। लेकिन अगर ये स्विच जो है इस तरीके से होता, अगर ये स्विच ऐसा होता तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा होता और जो आपका स्विच होता वो ऑफ पोजीशन में होता। ये स्विच की ऑफ पोजीशन थी। ठीक है, ये स्विच की ऑन पोजीशन है। ठीक है, तो अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको अलग कर दें तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो क्या होगा, वो ऑफ पोजीशन। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द वायर, इसमें क्या होता है, देखो आपके पास हीटर तो होगा ही, आपने इसमें करंट फ्लो, आपने स्विच लगा के करंट उसमें फ्लो कर दिया, धारा उसमें बहने लगी, तो क्या होगा, ये जो हीटर के तार होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सारे के सारे जलने लग जाते हैं। तो जब ये गर्म हो जाते हैं तो इससे क्या निकलने लग जाती है, हीट निकलने लग जाती है। ठीक है, जब ये गर्म हो जाते हैं इनसे रोशनी या हीट निकलने लग जाती है, तो क्या कहलाता है, ये आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। आपने इलेक्ट्रिक रूम हीटर देखा होगा, इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा। ठीक है, सब में क्या होती है, वायर की कॉइल होती है। वायर की कॉइल मतलब किसी एक चीज़ के ऊपर वायर ऐसे लिपटा हुआ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। इस कॉइल, ये जो इसमें भी कॉइल ही तो जलती है, ये इसमें, उसे ही हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब वो डिवाइस देख लेते हैं जिसमें क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। जैसे आपका जो बल्ब होता है, आपका बल्ब है, ठीक है, बल्ब में क्या होता है, बल्ब में आपके पास जो होता है एक फिलामेंट होता है, एक तार होता है छोटा सा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देखो बल्ब कैसे जलता है। बल्ब में आपको जो जलता हुआ चीज़ दिखाई दे रही है, ये आपका फिलामेंट है। ये फिलामेंट जब जलता है, जब आप करंट फ्लो होगा तो ये फिलामेंट जलेगा। बल्ब देखा, बल्ब का फिलामेंट हमने देख लिया कैसा होता है, कब वो जलता है। ठीक है, अब जब उसमें करंट फ्लो होगा, मतलब वो लाइट से विद्युत धारा जब उसमें प्रवाहित होगी या फिर इलेक्ट्रिक करंट जब उसमें फ्लो होगा, तो क्या होगा, वो बल्ब जलने लगेगा। तो वो भी किस पर वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही वर्क करता है। फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन से बना हुआ होता है। टंगस्टन को हम W से डिनोट करते हैं, याद रखना। टंगस्टन एक बहुत ज़्यादा वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है वो बहुत ज़्यादा, उसको पिघलने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। अगर कम टेम्परेचर पर ही वो पिघल जाए तो आपका बल्ब बन ही नहीं सकता वो, क्योंकि थोड़ी सी लाइट उसमें फ्लो, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो होगा और वो बल्ब तार उसका पिघल जाएगा। तो इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है कि बहुत ज़्यादा लाइट उसमें इलेक्ट्रिक करंट उसमें जाने के बावजूद भी वो क्या होता है, पिघलता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रिक बल्ब में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और उस बल्ब के अंदर आपकी आर्गन गैस फिल्ड हुई होती है। आर्गन जो करती है फिलामेंट को आग लगने से बचाती है। आग उसमें लग सकती है लेकिन आर्गन उसकी मदद करती है जिससे उसमें आग ना लगे। इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, प्रेस यानी कि जिसे प्रेस कहते हैं, वाटर हीटर, गीज़र, टोस्टर, इन सब में हम क्या यूज़ करते हैं, कॉइल होती है इन सब के अंदर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी इसमें इस्तेमाल होता है। एलिमेंट्स ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस, अब एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिया। जो भी आप चीज़, जैसे हीटर में आप जो चीज़ यूज़ कर रहे थे उस पर जिस चीज़ पर वो कॉइल लिपटी हुई थी, मतलब किसी चीज़ पर अगर आप तार लपेट देते हो और फिर ये गर्म होता है, जैसे हीटर में जो थी वो क्या है, आपका एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ हीटिंग अप्लायंस। हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और ये जो एलिमेंट होता है कॉन्स्टेंटन से बना हुआ होता है, ये ध्यान रखना, और इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। बल्ब में आपका टंगस्टन होता है और कॉन्स्टेंटन आपका किस में होता है, हीटिंग एप्लायंसेस में। ठीक है, जो हीट वाले वो होते हैं
जैसे जो कुछ भी आपके पास, जो भी आप हीट वाला इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब हीट इन एलिमेंट्स डिपेंड किस पर करती है, जो आपकी कॉइल है वो गर्म होती है, हीट उसको चाहिए होती है, तो किस किस पर, एक तो मटेरियल की वो किस मटेरियल से बनी हुई होती है, एक उसकी लंबाई पर, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतनी ज़्यादा हीट मिलेगी, एक थिकनेस जितनी ज़्यादा मोटाई होगी उस पर भी वो डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब आप आज तक यूज़ करते थे जो आपको हीट देता था, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, ज़्यादा हीट इलेक्ट्रिक बल्ब से क्या होता है, आपकी लाइट इलेक्ट्रिसिटी की जो होती है वेस्टेज भी होती है, मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद भी होती है बल्ब की वजह से। तो इसको कम करने के लिए क्या यूज़ किए जाने लगे, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स। पहले बड़े वाली ट्यूबलाइट यूज़ की जाती थी, अब क्या यूज़ किया जाते हैं, CFL यूज़ किए जाते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स यूज़ किए जाने लगे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कम से कम वेस्टेज होती है लाइट की, ठीक है, तो इसलिए अब ये यूज़ किए जाने लगे हैं, ठीक है। और इन पर क्या होता है, ISI मार्क भी होता है, ठीक है, जिससे क्या, और ये हमें बताता है ISI मार्क की जो अप्लायंस आपने लिया है, जो ये चीज़ आपने CFL ली है वो सेफ़ है और उससे इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है। अब आता है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, वायर्स मेड फ्रॉम कुछ स्पेशल मटेरियल से वायर्स बनाए जाते हैं जो एकदम से टूट जाते हैं, जैसे ही उसमें करंट फ्लो होता है वो एकदम से टूट जाते हैं, लेकिन कब टूटते हैं, जब उसमें हद से ज़्यादा करंट फ्लो हो जाए तब वो टूटते हैं, तब आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है, ठीक है। दीज वायर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के लिए बनाए जाते हैं। बिल्डिंग्स में क्या होता है, आप अपना घर बनाते हो, घर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते ही हैं, टीवी से भी जुड़ा होगा, हर चीज़ से जुड़ा होगा। मान लो आपने एक दिन अच्छे से जला दिया, लाइट, पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर सब AC वेसी सब चल रहा है, तो क्या होगा, आपकी लाइट पर लोड पड़ जाएगा। जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी पर लोड पड़ेगा, आपका क्या होगा, अगर आपके घर में फ्यूज़ तार लगे हुए होंगे तो फ्यूज़ आपका उड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, ठीक है, अगर ज़्यादा ओवर हीटेड हो जाता है, ठीक है, तो वो वायर्स क्या हो जाते हैं, ओवर हीटेड हो जाते हैं, घर में आग तक लग सकती है, तो इसलिए फ्यूज़ लगाए जाते हैं। फ्यूज़ अगर उड़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी वो बंद हो जाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद होगी तो आपके घर में आग लगने से बच सकती है, नहीं तो घर में आग भी लग सकती है, ठीक है। तो फ्यूज़ वही, अगर बाय एक्सीडेंट सेफ लिमिट से ज़्यादा करंट पास हो जाता है तो वायर जो हो जाते हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और उससे आग लग सकती है। इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज़ इज़ देयर, अगर उसमें प्रॉपर फ्यूज़ है तो वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा और सर्किट को तोड़ देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं वो भी फूकने से बच जाएंगी, ठीक है। आजकल क्या होता है, आजकल MCB यूज़ की जाने लगी हैं घर में। ये एक स्विच है, इसमें क्या होता है, ये स्विच जो होते हैं अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं। अभी ये नीचे गिरे हुए हैं, अगर कहीं फ्यूज़ वगैरह होता है तो ये अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें क्या होता है, देखो ये क्या था, एक माचिस की डिब्बी थी, उसके ऊपर हमने तार लपेट रखा था, ठीक है। किसने, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने ये सबसे पहले किया था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है, आप किसी भी चुंबक के पास में कील वगैरह रख दो तो वो उस पर चिपक जाती हैं, तो वो क्या है, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसने क्या किया था, एक माचिस की डिब्बी पे ऊपर तार लपेट करके, ठीक है, और इधर उसे बैटरी से ऐड कर दिया, यहाँ पर स्विच ऐड कर दिया और यहाँ पर उसने बल्ब ऐड कर दिया। तो अभी तो ये स्विच किस पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में, जैसे ही ये ऑन होगा इसमें करंट फ्लो होने लगेगा और ये बल्ब जलने लगेगा। उसने क्या किया, एक कंपास होता है, कंपास में एक सुई होती है, वो क्या होती है, अगर उस कंपास को हम मैग्नेट यानी चुंबक के पास ले जाते हैं तो वो सुई हिलने लग जाती है, तो उससे पता चलता है कि उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या रखी है, छोटी सी कंपास रखा हुआ है, तो जैसे ही लाइट इसको स्विच को ऑन पोजीशन में लेके आते हैं, लाइट फ्लो होती है, बल्ब जलता है, तो वो सुई हिलने लगती है। तो सुई हिलने का मतलब क्या है, सुई तो तभी हिलेगी जब वहाँ पे मैग्नेट होगा, तो मैग्नेट तो वहाँ था नहीं, वहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पास हुआ। तो इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो उससे क्या हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास क्या करता है, डिफ्लेक्शन मतलब हिलना शुरू कर देता है मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो सुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बीन यूज्ड इन मेकिंग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट हमने देखा था वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा
यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में। कैसे? अब आपको अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है तो आप क्या करोगे, ये हमने कील ली, कील पर हमने ऐसे तार लपेट दिया, ठीक है, यहाँ पर ये स्विच ऑन पोजीशन में, यहाँ पर बैटरी जुड़ी हुई है, तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। एज लॉन्ग एज द करंट सप्लाइड द आयरन रोड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो क्या होगा, देखो अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, अब हमें ये तो पता चल गया इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन हमें कैसे पता ये चुंबक की तरह बिहेव कर रही है नहीं कर रही है। हमने क्या किया, इसके पास कील लेके गए, कील इसके पास हमने रख दी, कीलों को हाथ में नहीं रखना है, कील इसके पास रख दी, कील क्या हो जाएंगी, इससे चिपकने लगेंगी। जैसे ही इसे ऑफ पोजीशन में लेके आओगे, कील इससे दूर हट जाएंगी। तो कील तो किसी चीज़ पर तभी लोहे पर तभी चिपकती है ना जब उसमें चुंबक का असर हो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या था, चुंबक का असर था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बेल्स में और पावरफुल क्रेन्स में। पावरफुल क्रेन्स मतलब क्रेन से अगर आपको कोई लोहे का सामान उठाना है तो वहाँ पर भी हम क्रेन में जो आगे का जो होता है उसका उठाने का, वो क्या होता है, उसमें मैग्नेट होती है बड़ी बड़ी, तो मैग्नेट होने की वजह से लोहे की चीज़ों को आसानी से उठा लेता है, ठीक है, तो मैग्नेट वहाँ पर यूज़ होती है। अब इलेक्ट्रिक बेल आती है। इलेक्ट्रिक बेल देखो क्या होती है, ये आपको फिगर दिख रहा है, ये आपको चित्र दिख रहा है, ये सर्किट दिखा रहा है इलेक्ट्रिक बेल का। इसमें क्या है, कॉइल ऑफ वायर है, एक लोहे के पीस पर क्या कर दिया है, एक तार को लपेट दिया गया है, ये आपको दिख रहा होगा, लोहे के पीस पर तार लपेट दिया। आयरन स्ट्रिप विद हैमर, और ये एक आयरन स्ट्रिप है, ये हैमर है, हैमर मतलब हथौड़ा सा है कुछ, ये इस पर बजेगा तभी तो घंटी बजेगी, तो वो यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। और ये कॉइल है, ठीक है, इसमें यहाँ पे स्विच भी होगा कहीं, यहाँ पर बाहर इसका स्विच है, ठीक है। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टेक्ट विद स्क्रू, और एक आयरन की स्ट्रिप इसमें लगा रखी है, तो जैसे ही आयरन स्ट्रिप कांटेक्ट आएगी स्क्रू के, उसमें कांटेक्ट में आएगी, मतलब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो का, करंट फ्लो होने की वजह से वो इसके कांटेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगी हुई है इसका आयरन स्ट्रिप, वो क्या होगी, इसके कांटेक्ट में आएगी, कांटेक्ट में आएगी तो बार बार आएगी कांटेक्ट में, तो ये क्या होगा, हिलने लगेगा, ये हिलने लगेगा, तो ये जो हैमर लगा हुआ था ये हिलने लगेगा, ये बार बार घंटी पे बजेगा और ये घंटी बजने लगेगी। तो किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने आयरन की स्ट्रिप लगा रखी है, वही तो इस कॉइल की तरफ खिंच रही है बार बार, तो उससे क्या होगा, ये घंटी बजने लगेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हेल्प करती है हमारी किस में, घंटी, इलेक्ट्रिक बेल जो होती है, जो घर में लगी हुई होती है, उसको बजाने में, ठीक है। तो ये सारा यही है। तो आज की क्लास हमारी ख़त्म हुई, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप पढ़ लेना, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थे मैंने जल्दी जल्दी बता दिए हैं, आप उसे अच्छे से देख लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।